नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल यूपीएससी नीति पे। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम अपना जो जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि बीपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस, इनके बहुत सारे पोर्शन हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से हम जो बिहार पीसीएस है उसके लगभग 4 जो है वो सेशंस ले चुके हैं। देन अब बारी आती है कि हम यूपी पीसीएस के लिए भी कुछ चीज़ें बताएं, ताकि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको इन दोनों एग्ज़ाम्स को पास करने में काफ़ी आसानी हो। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल में। तो जब हमने एनालिसिस किया था तो पाया था लगभग 14 से 15 क्वेश्चन जो आ रहे थे वो यूपी स्पेशल से आ रहे थे। ठीक है, तो जब हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो रिपीटेड है, मतलब कि पहले किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। यूपी से रिलेटेड किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हमने पाया कि इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो लगभग 15 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जब डिटेल एनालिसिस किया तो हमने पाया कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं वो छपे छपाए आते हैं, यानी कि जो यूपी स्पेशल जो पर्टिकुलर टॉपिक है इससे किसी न किसी यूपी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी आस्क्ड। ठीक है, तो इससे दो चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी तो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इनडायरेक्ट हो जाता है, मतलब डायरेक्ट ही उठा के पूछ लिया कि फला फला, जैसे कि लाख बहोसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। ठीक है, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा, सीधा सीधा पूछ लिया तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, देन दूसरा तरीका क्या होता है कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब कि कभी पहले के क्वेश्चंस में वो चीज़ ऑप्शन में थी, नाउ अब क्या है वो क्वेश्चन है। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये होता है कि 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, उसमें से जो 2 ऑप्शन है वो पुराने पहले पूछे जा चुके हैं, तो दो दो ऑप्शन है वो नए हैं। जैसे कि हमको पता है ए का सी होगा और डी का बी होगा, तो यहाँ से आप पूरा जो आंसर है उसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो लगभग 15 में से आप 14 क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं ऐसे करने से। ठीक है, देन दूसरा तरीका हमने पाया कि पीडीएफ पढ़ी जाए। ठीक है, तो जब हमने ये एनालिसिस किया तो हमने पाया कि एक बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स, जो लगभग 300 से ऊपर, 300 एग्जैक्ट बात करें तो लगभग 372 पेपर्स में यूपी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो ये लगभग इसमें बात करें तो लगभग 125 से 130 पेजेस है। ठीक है, देन दूसरा जो तरीका है कवर करने का वो ये है कि हम कोई पीडीएफ निकालें। पीडीएफ यानी कि जब मैंने मार्केट में देखा तो कई सारी बुक थी, जैसे कि रोजगार विद या अंकित सर की है या कई और प्रकाशन की है, तो मैंने पाया कि लगभग उनमें 200 से 210 पेजेस की पीडीएफ है। ठीक है, तो इसमें हमको पता भी नहीं है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बहुत पूरी चीज़ें जो हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे पा रहे हैं, मतलब इन जो बुक्स में है वहाँ पे पा रहे हैं, बट वो यहाँ नहीं है और वो रिपीटेडली पूछे गई हैं। तो इस एनालिसिस को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि अगर हम इन्हीं को कर लें तो लगभग 14 क्वेश्चन तक हम कर सकते हैं। तो क्यों हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, तो इसी मतलब अप्रोच यानी कि मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिटर्न की अप्रोच के साथ हम यूपी स्पेशल को मैक्सिमम रिटर्न की अप्रोच के साथ अब हम यूपी स्पेशल को ख़त्म करने वाले हैं। तो इसमें मैंने प्लान किया है, जैसे इस बुक की बात करें तो इसमें आज जो हम कवर करने वाले हैं वो यहाँ तक कवर करने वाले हैं, यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तक कवर करने वाले हैं। इस तरह से हम अब ये जो है टोटल 4 सेशंस लेंगे और लगभग 1 आवर के आसपास एक सेशन होगा, तो यानी कि 4 घंटे में आपके लगभग 13 से 14 क्वेश्चन, और अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो 15 क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे। फिर इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसको करने के और फ़ायदे भी क्या हैं कि कभी कभी एक ही चीज़ें घुमा घुमा के पूछी गई है, वो तीसरे में है फिर वो 10वें में है,
तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे यूपी के पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें घुमाते रहते हैं। ठीक है, फिर मैंने बात किया है कि ट्रिक्स। अब इसमें से जैसे क्या होता है, कभी कभी हमें चीज़ें याद करने में बहुत मुश्किल होती है। तो जैसे अब इसमें क्या करूँगा, मैं जब बताऊँगा तो कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊँगा ताकि मैंने कैसे चीज़ें याद की हैं। क्योंकि ट्रिक का क्या होता है कि क्योंकि एमसीक्यू एग्ज़ाम्स में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे सामने रखी होती हैं। तो ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जब सामने रखी होती है तो कभी कभी अगर हमने सुना भी होता है तो याद आ जाता है। जैसे मैं बात करूँ कि मैंने जैसे कुछ चीज़ें कैसे याद करी हैं। जैसे एक अपना आता है कि ललित कला एकेडमी, यूपी में ललित कला एकेडमी जो है वो, उसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो मैंने कैसे याद किया कि 1961 में अपना जो चाइना का वॉर हुआ था, 1961 में चाइना का वॉर हुआ था, उसके बाद हम बदला लेने के लिए लालायित हो गए। ठीक है, लालायित और ललित कला, तो 1962 के आसपास। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। देन अपना एक ये है कि भातखंडे इंस्टीट्यूट ऑफ भातखंडे ललित कला ऐसे कुछ कुछ करके है, नाट्य एकेडमी करके, भातखंडे नाट्य एकेडमी कुछ है। ठीक है, तो मैंने उसको क्या कैसे याद किया है, लिख देते हैं, भातखंडे नाट्य एकेडमी। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद किया है कि जो नाटक करते हैं, जब नृत्य ऐसे ऐसे कुछ है, आप देख लीजिएगा एक बारी। तो जब नाचते हैं, नाट्य नहीं शायद ये नृत्य है, नृत्य। ठीक है, तो जब हम डांस करते हैं तो पचर पचर करते हैं, पचर पचर, पचर पचर से 75, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये पीडीएफ में, तो हम आपको ऐसे कुछ 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 बताते जाएंगे। मतलब सब चीज़ें तो ट्रिक के माध्यम से नहीं याद करी जा सकती, बट हम कुछ कुछ इसमें बताते जाएंगे ताकि जो आपका जो याद करने की टेक्निक्स हैं वो धीरे धीरे आपकी रिफाइन हो, फिर आप अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं। इसमें से आपको कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ आपको रिडंडेंट भी लगेंगी, बट हमको क्या है कि सिर्फ याद करके या रिकॉग्नाइज करके एग्ज़ाम्स निकालना है। देन स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला है, अब ये देखिए इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स लिए हुए हैं, जैसे यूपी पीसीएस प्री मेंस, फिर ये अपना आरओ एआरओ, फिर लोअर सबऑर्डिनेट कोर्स, फिर रेवेन्यू ऑफिसर, इस तरह से फॉरेस्ट ऑफिसर, इस तरह से करके लगभग 372 पेपर्स जो हैं यूपी पीसीएस ने लिए हुए हैं। उससे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कवर किया गया इस पर्टिकुलर पीडीएफ में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है यूपी का जनरल इंट्रोडक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, मतलब यानी कि व्हेन इज यूपी डे सेलिब्रेटेड। तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर जो आधुनिक यूपी है वो कर दिया गया था, इसलिए 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2018 से की गई थी, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, और क्यों याद रखना है ये भी पूछ लेते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक, मतलब यूपी का कितना % है भारत के टोटल में। तो पहले तो यूपी का कितना है क्षेत्रफल, यूपी का है 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और इंडिया का कितना है 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये बनता है 7.33%। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। और देन फिर और क्या बात करिए, 8 स्टेट्स में टच करता है यूपी, और एक यूटी में यानी कि दिल्ली में। ठीक है, और अगर हम बाई एरिया वाइज बात करें तो यूपी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है, यानी कि पहला जो है वो है राजस्थान, दूसरा है एमपी, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया गया है। तो जब आप
उत्तर प्रदेश का जो सिंबल देखेंगे तो वो यहाँ पे एक मछली ऐसे रहती है और एक मछली ऐसे रहती है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे कुछ तीर जैसा बना रहता है। तो पूछ रहे कहाँ से लिया गया है, तो वो है रूमी दरवाज़ा से, यानी कि बी नंबर से। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के पर्यटन प्रांत में से एक है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में। अब जो इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, वो करवाया था नवाब असफुद्दौला ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे छोटा है। फिर अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा है वो है हापुड़। इसमें हापुड़ आंसर में भी है, तो डी आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, इसका जो है 660 वर्ग किलोमीटर है और लखीमपुर खीरी का है 7680 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, तो अगर नॉर्दर्न में बात करें तो यहाँ पे यूपी में कुशीनगर जो है वो थोड़ा सा अंदर है, ठीक है। लखीमपुर खीरी टच करता है, श्रावस्ती टच करता है, बलरामपुर टच करता है, बट ये जो कुशीनगर है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। देन उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, कुशीनगर नहीं करता, जबकि बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, लखीमपुर खीरी करता है, बहराइच करता है, पीलीभीत करता है, सिद्धार्थनगर करता है, महाराजगंज करता है, यानी कि 7 जिले टच करते हैं। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, तो मैंने बताया था कि ऐसे कुछ यहाँ पे मैंने बताया था, ये देखिए, ये धनुष तीर था और ये मछलियाँ थी, ठीक है। तो मछलियाँ हैं, धनुष तीर है और मोर नहीं है, डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, वो है सारस क्रेन, ठीक है। देन अब जो है उत्तर प्रदेश के रिलेटेड जो सिंबल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो स्टेट एनिमल जो है वो है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है सारस क्रेन या कॉन्च हिंदी में बात करें तो। स्टेट ट्री जो है वो है अशोक, स्टेट फ्लावर जो है वो है पलाश, स्टेट स्पोर्ट जो है वो है हॉकी, राजकीय चिन्ह है एक व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो इसमें आपको इन ऑप्शंस में बताना है। पहले क्या था कि एब्सोल्यूट छोटा कौन सा है, तो एब्सोल्यूट छोटा जो है वो है हापुड़, बट इनमें से बात करें तो इनमें से जो सबसे छोटा है वो है गौतम बुद्ध नगर, और हापुड़ था सबसे छोटा, उसका था 660 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन में ही देखना है, तो अगर हमको जैसे जितना नॉलेज है उसका अप्लाई करें तो हमको पता है कि सबसे बड़ा जो है वो लखीमपुर खीरी है, ठीक है, लखीमपुर खीरी है, और उसके बाद फिर संत रविदास नगर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था। बट अब अगर बात करें तो अब जो है वो सबसे छोटा है वो है हापुड़, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं करती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसको नहीं टच करती है, अभी हमने देखा था जब नेपाल में देखा था कि जो है बलरामपुर, पीलीभीत और श्रावस्ती जो है वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इनकी जो वो है मतलब सीमाएं हैं वो नेपाल को टच करती हैं। बट जो अपना बस्ती है, बस्ती थोड़ा लखनऊ के पास पड़ जाता है, तो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। देन फिर वही ये बता दिया कि कौन कौन से ज़िले हैं वो आप देख लीजिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, अभी हमने देखा था कि यूपी का जो है वो चौथा स्थान है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद यूपी तीसरे स्थान पे, ठीक है। फिर यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो पता है कि नॉर्दर्न साइड पे होएगा, नॉर्दर्न साइड पे नॉर्दर्न मोस्ट, तो यहाँ पे है सहारनपुर जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है।
फिर सहारनपुर क्यों फेमस है ये भी बता दिया है, कास्ट कला के लिए मतलब वुड कार्विंग के लिए। और दारुलबंद देवबंद देवबंद आंदोलन जो है वो सहारनपुर से स्टार्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जो है वो बलिया है। ठीक है, तो इसमें से ये हमारा याद करना दे है कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है। ये तो देख लिया आगे बलिया है। नॉर्दर्न मोस्ट है अपना सहारनपुर, सहारनपुर। साउदर्न है सोनभद्र, और ये शामली, मतलब 1 2 3 एस और एक बी, एस एस बी करके आप बना लेंगे। ये 3 साइड एस है और एक साइड बी है, तो उससे आपको याद हो जाएगा। याद नहीं भी हो जाएगा तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि अगर कोई एस वाला, एस के अलावा कोई है वो तो नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? तो इसका जो सही आरोही क्रम है वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे, फिर बाराबंकी, देन मिर्ज़ापुर, देन सोनभद्र। तो इसमें से जो सोनभद्र है उसका सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, तो अगर इनको देख लें तो गौतम बुद्ध नगर का 1282 किलोमीटर स्क्वायर, बाराबंकी का 4402, मिर्ज़ापुर का 4405 और सोनभद्र का 6905 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सोनभद्र जिले की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो जब भी मैंने बताया था सोनभद्र के बारे में, तो सोनभद्र यूपी में कुछ ऐसे यूपी का कुछ क्षेत्रफल ऐसा है ऐसे, और ये यहाँ घुसा हुआ है, और सोनभद्र कुछ ऐसे है। ठीक है, सोनभद्र यहाँ से बिहार में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में और झारखंड में 4 जिलों से टच करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा सी। देन कौन सा उत्तर प्रदेश का जनपद है 4 सीमाओं से टच करता है? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा सोनभद्र। आपको क्या करना है, बस ये लेक्चर मेरे साथ लेते रहना है। तो कभी कभी मैं क्या करूँगा कि एक जैसे ये रिप्रेजेंटेशन बना दिया, तो आपको यही पिक्चर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको याद आ जाएगी। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो नोएडा जो है वो जीबी नगर यानी कि गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, फिर अगर थोड़ा नोएडा के बारे में बात करें तो नोएडा का मतलब है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये एनसीआर क्षेत्र में आता है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है। अगली बार पूछ लिया ग्रेटर नोएडा कौन से जिले में है, तो वो भी जो है वो गौतम बुद्ध नगर जिले में है। देन उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में क्षेत्रफल से सबसे छोटा कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा है वो है बनारस यानी कि वाराणसी। अब इनके एरियाज जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं। वाराणसी जो है उसका क्षेत्रफल है 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर का है 4038, प्रयागराज का है 5482 वर्ग किलोमीटर, गाजीपुर का है 3377 वर्ग किलोमीटर। देन उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से मतलब नॉर्थ टू साउथ लगाना है। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ की बात करें अगर, तो जो सिद्धार्थ नगर है वो सबसे ऊपर होगा। सिद्धार्थ नगर सबसे ऊपर, सिद्धार्थ नगर के बाद जो हमारा आता है फिर संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि पीलीभीत करता था, श्रावस्ती करता था, महाराजगंज करता था, लेकिन जो है हमारा सीतापुर है वो नहीं करता था। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देन फिर मैंने बताया था कि 7 जिलों से सीमा साझा होती है, जिसमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत जो है वो मेन है। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा कि 560 किलोमीटर की जो सीमा है वो नेपाल से साझा करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है, तो याद नहीं करना है, मतलब रटना नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड तो है ही है, यूके हो गया अपना, हम ऐसे बना ही लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया नॉर्दर्न में ही, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, फिर यहाँ पे झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और फिर बिहार।
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं मिलती? पंजाब से नहीं मिलती, बहुत कॉमन सेंस का सवाल है, सीधा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो कौन सा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है वो हो जाएगा संत रविदास नगर। ये इन सब में सबसे छोटा है। अब इनका क्षेत्रफल है उससे देख लेते हैं। संत रविदास नगर, इसका भदोही भी नाम है, उसका जो क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर का 1442 वर्ग किलोमीटर। हाथरस का 1840 वर्ग किलोमीटर। कन्नौज का 2093 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल में दृष्टि से कौन सा स्थान है? हमने पहले बताया था, चौथा। अब पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो है, ये जो लंबाई है वो 650 है, और उत्तर से दक्षिण ये है 240। ये याद रखिएगा। 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 7.33% है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अभी जब हमने लगाया तो सबसे बड़ा जिला बताया था कौन सा है, वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, और सबसे कम हापुड़। ऐसे मैं आपको रिवाइज भी कराता जाऊंगा धीरे धीरे। आपको क्या करना है कि इसको दो से 3 बार देख लेना है, तो आपका काम हो जाएगा लगभग। देन निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? बताया था राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है? तो फतेहपुर जो है वो साउथ में आता है, मतलब यूपी साउथ में, तो कानपुर के नीचे फतेहपुर आता है। ठीक है, तो अगर बुंदेलखंड की बात करें तो वो है महोबा। ठीक है, जौनपुर ये सब नॉर्दर्न साइड पे है। बुंदेलखंड जो है यूपी में, अगर यूपी का जो मैप है ऐसे करके जो महाराष्ट्र में खंजर जैसा घुसा हुआ है उसको बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं, तो महोबा वहाँ पे एरिया में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? कौन सा करता है? नेपाल। सोचना ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है? तो ये जो है 23वां जिला शामिल किया गया था, वो है शामली को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अब आपको ये याद रखना है 9 जिले शामिल है शामली को। लेटेस्ट शामिल किया गया था मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ये याद रख लेना। 9 जिले तो हैं ये, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो अभी जब हमने किया था तो बताया था कि महाराजगंज की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था? अभी जब मैंने पहला जो क्वेश्चन किया था वो आपको बताया था कि आपको याद रख लेना है कि 24 जनवरी को है वो यूपी डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि तब यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। देन उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ए है मत्स्य विडाल यानी कि फिशिंग कैट, बी लाल पांडा, सी चश्माधारी बंदर, या डी बारहसिंगा। तो जब हमने पहले देखा था तो बताया था कि बारहसिंगा यूपी का स्टेट एनिमल है। देन ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये दिए हुए हैं कि कौन से शहर हैं कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसमें से जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे। पहले हमें जो जो आता है वो कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे कौन सा नहीं आता। जैसे पता है कि गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। फिर जैसे मेरा तो होम सिटी कानपुर है और बिठूर जो है वो कानपुर में ही है, और कानपुर से गंगा जाती है, तो मुझे पता है कि गंगा जो है वो बिठूर से जाती है। तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनका आपको यही फ़ायदा होगा कि आपको 2 पता है तो बाकी जो 2 हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप मिला लीजिएगा। जैसे सई नदी जो है, सई नदी के किनारे वो है प्रतापगढ़ स्थित है, और फिर गोमती नदी के किनारे जो है वो जौनपुर स्थित है। ये आपको याद कर लेना ताकि आगे पूछे तो आपका हो जाए। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प में से पुष्प जो कौन सा है, इनमें से कौन सा है? ठीक है, ब्रह्म कमल, कलिहारी,
रोडोडेंड्रॉन या पलाश। अभी मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है वो पलाश है। ठीक है, अब इसमें एक आपको इम्पोर्टेंट जो है वो स्टोरी बताता हूँ कि जो होली अपना जो फेस्टिवल होता है, पहले क्या होता था कि पलाश, इसको लोकल भाषा में टेसू भी कहते हैं, तो टेसू के जो फूल होते हैं फ्लावर से, उनसे कलर बनता था, उसी कलर से होली कर खेलते थे। तो इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ से कलर लगाने से तो जो हमारा जो इंटॉक्सिकेंट होते थे बॉडी में वो साफ़ हो जाते थे। बट मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, अब उसको मतलब केमिकल डाई आ रही है, कलर आ रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। देन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो मैंने बताया था अभी कि सारस या क्रॉच या सारस क्रेन, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं उनमें मैं ऑप्शन पढ़ने में और फिर आपको एक्सप्लेनेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। अभी एक ज़िला और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो अभी तो 75 हैं, आगे आएगा तो 76 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस तरह से हमने अपना पहला जो पार्ट था वो ख़त्म कर लिया है। फिर अब उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें बुंदेलखंड सब डिविजन्स में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पूछ रहे हैं, तो देखा जाए कितने हैं, 5, 6, 7 या 8। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 7। कौन कौन से आते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। मैंने बताया था कि अगर यूपी का इस तरह से है, तो ये जो खंजर जैसा पार्ट जो घुसा हुआ है एमपी में, वो बुंदेलखंड एरिया है। तो इसमें कितने ज़िले आते हैं, आंसर है 7। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ठीक है, तो जो क्षेत्र मतलब जिसमें से जो प्राचीनतम शैलें पाई गई हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र से पाई गई हैं, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक बहुत फेमस है, मतलब गुफा फेमस है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये याद है उनका जो उत्खनन किया था बीएस बाबा वालंकर ऐसे करके कुछ है। ठीक है, बहुत फेमस है वालंकर। ठीक है, भीमबेटका, याद आ गया, भीमबेटका। ठीक है, और ये जेजाक भुक्ति यानी कि चंदेलों से भी रिलेटेड थे, चंदेल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अभी देखिए, मैंने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन घूम घूम के कभी ऐसे पकड़ेंगे नाक, कभी ऐसे पकड़ेंगे, कभी हाथ घुमा के पीछे से पकड़ लेंगे, लेकिन इनको पूछना वही है बार बार। अब इसमें से सही सुमेलित नहीं बताना है, सही सुमेलित नहीं है कौन सा ये बताना है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला, ये है, पता है हमें। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये तो हमको जब आप वो पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट तो आपको पता होगा कि हाँ ये भी सही है। देन सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। ठीक है, तो ये भी सही है। बट जो संत रविदास नगर है वो न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र वाला नहीं है। एक मिनट, जो फिर से पढ़ते हैं, लखीमपुर खीरी। ठीक है, अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ का है, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र सोनभद्र का है, और जो है सर्वाधिक इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है वो सीतापुर है। ठीक है, और न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला संत रविदास नगर भी है, तो इसका मतलब है कि सारे सही है। सर्वाधिक सूचित, ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शन सिटी में गड़बड़ है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता था। ठीक है, तो पूर्व का ग्रास कहा जाता था गोरखपुर को, मुरादाबाद को, बनारस को या कन्नौज को। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कन्नौज को कहा जाता था। और कन्नौज को नगर महोदय श्री भी कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, नगर महोदय श्री भी कहते हैं कन्नौज को। ठीक है, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन उसको पढ़ लेते हैं। कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी थी। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण
मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी यह नगर गुलाब जल, इसको इत्र सिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कानपुर से हूँ तो कन्नौज जो है कानपुर के बहुत ही नज़दीक है, तो मुझे पता है कि मतलब जैसे इसके बारे कन्नौज के बारे में ये चीज़ फेमस है कि कन्नौज की गलियों में इत्र महकता है, तो इस तरह से कन्नौज जो है वो अपने इत्र के लिए फेमस है। देन उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड का हिस्सा है? ठीक है, मैंने अभी बताया था, ये PYQ भी है, पूछा भी जा चुका है। चंदौली, औरैया, महोबा और एटा। ऑप्शन है हमारा सी, महोबा। फिर वही बात है कि कभी ऐसे हाथ कान पकड़ेंगे, कभी सीधा पकड़ लेंगे, कभी ऐसे पकड़ लेंगे, बट उन्हें पकड़ना कान ही है। पूछेंगे वही जो वो पहले पूछ चुके हैं, तो क्यों ना हम उसी का फ़ायदा उठाएं और वही रट डालें। देन फिर अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे उत्तर में बुंदेलखंड के उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में टॉस नदी और पश्चिम में बेतवा नदी है। फिर कौन कौन से जिले हैं? झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन और महोबा, चित्रकूट। ठीक है, अब दिए हुए हैं चोटियाँ और राज्य। जैसे नंदा देवी मुझे पता है, हमें तुम्हें मतलब आपको भी पता होगा कि नंदा देवी जो है वो है उत्तराखंड में। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कंचनजंगा सिक्किम में। तो जब इसको मैच करेंगे तो हमारा जो है वो बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। देन किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया अभी तक? ठीक है, तो करनाल, जींद हरियाणा के शहर है, मुजफ्फरनगर यूपी का है। तो जब अभी हमने देखा था तो याद किया था, क्या था? गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। और अगर हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल। और अगर राजस्थान की बात करें तो 2 जिले भरतपुर और अलवर जो है वो NCR क्षेत्र में आते हैं, बट जो यूपी का है अलीगढ़ वो NCR क्षेत्र में नहीं आता। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि जो अगर ये यूपी है तो ये जो खंजर जैसा जो क्षेत्र है घुसा रहता है MP में, वो बुंदेलखंड आता है। तो क्या हो जाएगा? यूपी और MP सीमा पर। ठीक है, अब जो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं उनके मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपको कोशिश करिए कि आपको सीधे सीधे बिना ऑप्शन पढ़े ही आप सीधे सीधे आंसर देने लगे, क्योंकि इतना टफ चीज़ें नहीं है। आप यूपी के हैं, मतलब यूपी स्पेशल दे रहे हैं, यूपी PSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इतना मोटा मोटा आपको याद होगा। बिल्कुल नूब नहीं है आप यूपी के बारे में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो अभी हमने देखा था कि बुलंदशहर है वो नॉर्दर्न साइड है, बांदा जो है वो इसी खंजर वाले इलाके में है। ठीक है, MP में जो खंजर घुसा हुआ है। बस्ती जो है वो लखनऊ के पास है। जो बलिया है वो बिहार के साथ साझा करता है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ कि जो अपने कुंवर सिंह थे वो उन्होंने बलिया में आके उनको गोली लग गई थी हाथ में, तो बलिया से गंगा जी जाती हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि गंगा जी में शिवराजपुर करके घाट है, वहाँ पे इन्होंने अपना हाथ काट के भेंट दे दिया था कि गंगा माँ मेरी भेंट स्वीकार करो। ठीक है, तो ये आपके दो काम हो गए, एक तीर से 2 निशान है। UPPSC भी पूछ लेता है कहाँ पे था और UPPSC भी पूछ लेता है, UPPSC। ठीक है, देन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बी ऑप्शन नेपाल सही है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि अगर बात करें तो सहारनपुर है। सहारनपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से टच करता है। ठीक है, फिर आता है अपना देवरिया। देवरिया जो है वो नॉर्दर्न साइड पे है। ठीक है, ललितपुर जो है वो ऐसे खंजर जैसा घुसा हुआ है MP में। तो हरदोई बचता है जो सिर्फ यूपी के इंटरनल पार्ट में स्थित है। देन आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश को साझा नहीं करती है? ठीक है,
तो अगर ऐसे बात करें, एक मिनट, ऐसे कुछ है, ऐसे ये इधर और ये इधर, ठीक। तो इलाहाबाद यहाँ पे है, इसकी जो सीमा है वो टच करती है एमपी से। देन इटावा जो है वो कुछ इधर है, इटावा की सीमा टच करती है, ठीक है। देन फिर जो है अपना मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर जो है वो कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये भी जो है वो टच करता है एमपी के साथ। फिर बचता है अलीगढ़, तो अलीगढ़ जो है वो कुछ इधर पे है, अलीगढ़ एमपी के साथ सीमा साझा नहीं करता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा राज्यों को सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, इनमें से शामिल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, बताया था, उत्तराखंड है, एमपी है, झारखंड नहीं है, ठीक। दूसरा भी टॉपिक खत्म हो गया। अब उत्तर प्रदेश की दर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किस प्रकार की मिट्टी जो है बुंदेलखंड में प्रमुखता से पाई जाती है? कपास की काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करैल मिट्टी या विंध्यन मिट्टी? तो हमारा आंसर हो जाएगा काली कपास की मिट्टी, ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। काली मिट्टी जो है दो प्रकार में पाई जाती है, काबर मृदा और मार मृदा, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो मार मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, मार मृदा हिंदी में ही, या मार सॉइल कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, आपको याद कर लेना। देन लाल मिट्टी की बात करें, ठीक है, इसमें से एक चीज़ इसकी जो है पर्टिकुलर चीज़ है वो है जल धारण क्षमता इनकी बहुत अधिक होती है। लाल मिट्टी भी पाई जाती है, लाल मिट्टी को राकर यरुआ दो समूह में विभाजित किया गया है। इनकी जो जल धारण क्षमता होती है ये कम होती है और इनकी जो वृहद संरचना में भू कटाव बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ये चंबल के इलाके में पाई जाती है और बुंदेलखंड भी चंबल से रिलेटेड है। तो आपको क्या पाया जाता है बुंदेलखंड में? राकर और यरुआ, यरुआ ये हो गया रेड सॉइल, ये हो गया ब्लैक सॉइल, यानी कि मार और काबर, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर, इसको साफ कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है, तो भाबर जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली व पथरीली या भूर मृदा। ठीक है, भाबर वो क्षेत्र होता है जहाँ पे जो नदी होती है वो तराई क्षेत्र में नीचे चली जाती है, भाबर क्षेत्र में वापस आती है। तो भाबर क्षेत्र में ककरीली या पथरीली टाइप की जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है। फिर अब यहाँ पूछ रहे हैं कि मिलाव कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अभी मैंने बताया था कि लाल मिट्टी जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या थे? झांसी के आसपास वाला एरिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लवण प्रभावित मृदाएं यानी कि जो है साल्टी जो सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में? ठीक है, तो आगरा या अलीगढ़ में पाई जाती है, मेरठ या मुरादाबाद में पाई जाती है, बस्ती या गोरखपुर में पाई जाती है, झांसी या चित्रकूट में पाई जाती है। तो ये जो है आगरा और अलीगढ़ के आसपास पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो है वहाँ पे इस एरिया में अगर पाएंगे तो ये जो गंगा का मैदान है यहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन तो है बट जो वाटर लॉगिंग बहुत होती है, वाटर लॉगिंग के कारण यहाँ पे पानी भरा रहता है, तो पानी के साथ जो आया वाला साल्ट होता है वो जमा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन है बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर और बनारस। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बनारस में जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? वो लगभग 180 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है मतलब गोरखपुर में। कितनी होती है एग्जैक्टली? जो है 184.7%। पूर्वी भाग में ज़्यादा बारिश होती है उत्तर प्रदेश के।
निम्नलिखित में से सस्य मतलब अगर उत्तर प्रदेश में कितने, अगर उनकी जलवायु को बांटा जाए कितने जलवायु प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में, 5, 7 हैं, 9 है कि 11 है। तो जो सीधा आंसर मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 है। 9 में से कौन कौन से आते हैं? भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी, भाबर और तराई मैदान, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड मैदान, उत्तर पूर्वी, पूर्वी और विंध्य क्षेत्र। इस तरह से 9 है, ये याद रख लीजिएगा आप, 9। देन मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। तो पोटास की कमी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है जौनपुर में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसे अपना यूपी है तो कुछ ये वाला जो इलाका है यहाँ पे पाई जाती है पोटास की कमी। ठीक है, अगर आप ये भी याद कर लेंगे तो आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पे समस्याएं हैं। फिर आता है अपना नेचुरल वेजिटेशन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले को 1975 यानी कि 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर को किया गया था, कतरनिया घाट को किया गया था, रायपुर को किया गया था या चंबल को किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है कतरनिया घाट। ये कई बारी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी डायरेक्ट पूछा गया है और कई बारी मतलब घुमा घुमा के यूपी पीसीएस में ही पूछा गया है। फिर अब देख लेते हैं जो दी गई हैं वो कब कब दिया गया है। किशनपुर को दिया गया है 1972 में, रायपुर को दिया गया है, रायपुर नामक कोई वन्यजीव अभ्यारण्य है भी नहीं यूपी में। चंबल जो है उसको दिया गया 1979 में और रानीपुर अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। रायपुर नाम का कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है? वो है चंदौली जनपद। ठीक है, तो ये मुझे कैसे याद है? जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो वाराणसी के आसपास है। तो वाराणसी के जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है जनपद चंदौली। ठीक है, ये तो मुझे याद था, आप भी कोशिश करिएगा याद हो जाए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अब विजय सागर जो है वो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ठीक है, तो महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मुरादाबाद में है विजय सागर पक्षी विहार। देन उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा है, पीलीभीत है, कार्बेट है या राजा जी का है? ठीक है, तो जो अपना अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। ठीक है, पहले ये हिस्सा था इसका, अब अलग हो गया है, तो वो चला गया यूके में और ये है यूपी में। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? स्थित कहाँ पे है? ठीक है, महोबा में, मथुरा में, मैनपुरी में या महाराजगंज में? तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजगंज में स्थित है। नहीं, महाराजगंज में तो वो है गिद्ध संरक्षण। ठीक है, गिद्ध महाराजगंज में, बट मथुरा। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो श्री कृष्ण जब जन्माष्टमी बनाते हैं तो मयूर के पंख लाते हैं, तो मयूर जो थे वो श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय थे, तो मथुरा में। देन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो है पहला है महावीर स्वामी, जनपद ललितपुर, लाख बहोसी, जनपद कन्नौज, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जनपद बलरामपुर, कैमूर अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी जो है वो जनपद ललितपुर में है, लाख बहोसी जो है वो कन्नौज में है। ठीक है, बट जो ये
किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सही सुमेलित नहीं क्योंकि ये लखीमपुर में है। बाकी कैमूर जो है वो मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो जो दुधवा है वो सीतापुर में है, लखीमपुर में है, कतरनिया घाट में या कलेश्वर में। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लखीमपुर में स्थित है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। कितना इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स ही बता रहे हैं कि कितने में वो पूछ चुके हैं। इसमें से कौन सी नदी भी निकलती है ये भी पूछ लेते हैं। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्थित है। ठीक है, और दुधवा से किशनपुर ये भी पूछा जा चुका। किशनपुर कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, अभी हमने देखा था कि किशनपुर था, कतरनिया घाट था, सुरहाताल जो है वो बलिया में स्थित है। ये याद करने वाला है आगे, क्योंकि किसी पूछा भी जा सकता है कि सुरहाताल कहाँ पे है, तो वो है बलिया में। देन जो कलेश्वर है वो हरियाणा में स्थित है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देन उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण, अभी मैंने जब बताया था मयूर वाला, तो बताया था कि गिद्ध संरक्षण जो है वो महाराजगंज में है। देन निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में एटा जिले में है। एक मिनट, एटा जिले में है। ठीक है, और जो जयप्रकाश नारायण जी है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य मतलब कि जयप्रकाश नारायण वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, ये अपना बलिया में है। ठीक है, बट ये जो चित्रांगुडी है और उधवा है, चित्रांगुडी जो है वो तमिलनाडु में है, उधवा जो है वो झारखंड में है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस के लिए ये आपको याद रखना कि कौन सा कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश में कौन से नहीं है, तीसरा और चौथा नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? तो अगर बात करें जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो वन क्षेत्रफल है वो है एग्जैक्टली जो है वो 6.84% है। ये आपको याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 8 जुलाई से 15 जुलाई तक, 16 जुलाई से 22 जुलाई तक, या 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, या 23 जुलाई से 30 जुलाई तक। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। फिर आ गई सूची। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें से कैसे कैसे चीज़ें लगती हैं। जैसे ओखला, मैंने बताया था कि नोएडा का नाम जो है वो न्यू ओखला डेवलपमेंट करके है। ठीक है, तो इस तरह से नोएडा का है गाजियाबाद, पहले तो जीबी नगर होना चाहिए, जीबी नगर नहीं है तो गाजियाबाद है, तो बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर नवाबगंज जो है वो उन्नाव के पास है। देन समासपुर पक्षी विहार की बात करें तो वो है रायबरेली के पास। पार्वती अर्गा गोंडा के पास है। ये बार बार पूछ लेते हैं, आपको याद कर लेना है। पार्वती अर्गा जो है वो गोंडा, समासपुर रायबरेली, बाकी जो है नवाबगंज उन्नाव, और ओखला जो है वो गाजियाबाद। रायपुर नहीं, रायबरेली। ठीक है, इसी हिसाब से अपना जो है मिला लीजिए तो बी ऑप्शन सही बैठेगा। देन नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ अभी देखा था, उन्नाव में। फिर अगर इसमें जो मैचिंग है वो मिलाइए। फिर पता है मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, राजाजी उत्तर प्रदेश में था पहले, अब तो नहीं है, अब ये उत्तराखंड में चला गया बांदीपुर। तो ये पहले का क्वेश्चन भी होगा 1998 का, 2000 में अलग हुआ था उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो
गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में है, नहीं है, पहले देख लीजिए। पशु अनुसंधान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, डेयरी अनुसंधान करनाल में है। कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसमें से जो है ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि संत कबीर नगर में नहीं है डॉल्फिन सेंचुरी, वो है भागलपुर में। बाकी सारे सही मिले, आपको ये याद भी कर लेना है तीनों। बरेली में है वो पशु अनुसंधान संस्थान है, बर्ड सेंचुरी है भरतपुर में, और जो डेयरी रिसर्च सेंटर है वो है करनाल में। बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? तो उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय जो है इटावा में, अखिलेश यादव का जो क्षेत्र है वो इटावा, बब्बर शेर सफारी वो है इटावा में स्थित है। निम्नलिखित जनपद में कौन सा जो है वो सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो अब इसका पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा कि जो सोनभद्र है वो सर्वाधिक फॉरेस्टेड एरिया है। अब इसमें इससे दूसरा भी याद कर लीजिए, सोनभद्र के बाद चंदौली है। सुरहाताल कहाँ पे है? तो सुरहाताल पहले भी कर चुके हैं, सुरहाताल को जेपी नारायण बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। कहाँ पे था? बलिया में। अब देखिए कि क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको यही कर लेंगे तो आपका काम लगभग लगभग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पे है? ठीक है, तो लायन सफारी, बब्बर शेर सफारी कहाँ थी? इटावा में, तो लायन सफारी इटावा में। ठीक है, अब इसमें से मैं पूरा पढ़ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो डायरेक्ट इसका आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, पता ही था अभी किया है, समसपुर। ठीक है, तो समसपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वेदाथंगल तमिलनाडु, घटप्रभा जो है, घटप्रभा कर्नाटक में है, जयकवाड़ी महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? अभी बताया था चंदौली में है। फिर वही बात है कि ये चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंद्रप्रभा मृगवन, फिर वही आ गया मृगवन, चंदौली उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा? तो वो स्थित है चंद्रप्रभा चंदौली। ठीक, याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई? ए 25 नवंबर 1974 को, या 25 नवंबर 1975 को, या 25 नवंबर 1976 को, या 25 नवंबर 1977 को। जो इसका आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि 25 नवंबर 1974 को स्थापना की गई थी। फिर इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लखनऊ में। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो अभी हमने जब आगे क्वेश्चन किए थे तो हमने देखा था कि जो अमनगढ़ है वो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, पन्ना है एमपी में, जिम कार्बेट है उत्तराखंड में, सरिस्का जो है राजस्थान में, तो अमनगढ़ ही बचता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह से आपको लॉजिक भी लगाना है और जहाँ पढ़ सके वो जरूरत पड़े वो याद भी करना है। ठीक है, अब नदियाँ झीलें और आर्द्रभूमियाँ। सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है लखनऊ में कर रहे हैं, वृंदावन में कर रहे हैं, अलीगढ़ में कर रहे हैं, या कानपुर में कर रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अलीगढ़ में कर रहे हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। कहाँ पे? अलीगढ़ में। सूर सरोवर के बारे में दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये पहला है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, दूसरा है मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये लखीमपुर खीरी जिले में ना होकर आगरा जिले में है। ठीक है, देन मानव निर्मित जलाशय, हाँ तो ये मानव निर्मित तो है, तो ये सही हो जाएगा। अब ये क्यों आया? क्योंकि उस समय इसको वेटलैंड का जो है स्टेटस दिया गया था सूर सरोवर को। देन इसको कीथम लेक के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर से करती है, मेरठ से करती है, सहारनपुर से करती है, या जेपी नगर से करती है? तो उत्तर प्रदेश के
बिजनौर जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। ये क्या सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको कोशिश करिएगा ये याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, सूर सरोवर, समसपुर, पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार या सूरिनसर मानसर। ठीक है, तो सूरिनसर जो मानसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अभी हमने देखा था जो समसपुर थी वो थी रायबरेली में। सरसई नवार जो थी वो थी इटावा में। एक मिनट, इटावा में। सूर सरोवर यानी कि कीथम लेक थी वो थी आगरा में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है? सोन नदी नहीं होती है, हिंडन नहीं होती, शारदा नदी नहीं होती कि गंडक नदी नहीं होती है? देखो, हिंडन नदी होती है गाजियाबाद से। ठीक है, शारदा नदी जो होती है इसमें इसके पीलीभीत के आसपास। सोन नदी सोनभद्र में, गंडक जो है वो बिहार में बहती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी हो सकता है कि यहाँ पे शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं, इसको सप्तगंडकी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बीपीएससी की भी कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आपको देखते चलिएगा जो आपके काम की है। ठीक है, अब मैचिंग का क्वेश्चन है। सौज झील, शेखा झील, बखीरा झील और सरसई झील कहाँ कहाँ है? ऑप्शन है मैनपुरी, अलीगढ़, संत कबीर नगर और आगरा। ठीक है, तो अभी हमने देखा था जो जितना जितना अभी कर चुके हैं। शेखा झील कहाँ थी? वो थी अलीगढ़ में। ठीक है, फिर सरसई जो झील थी, सरसई झील थी वो थी कहाँ पे? इटावा में। ठीक है, तो इटावा तो है नहीं, फिर क्या है? सरसई झील डी सम्मिलित नहीं है। अच्छा हाँ, इटावा, आगरा दिया हुआ तो है, तो ये इटावा में। ये मैचिंग नहीं है एक्चुअली में, ये था कि मैंने क्योंकि सोचा था कि ऑप्शन ना दिखे तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये मैचिंग है, बट ये मैचिंग नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये इटावा में है। बाकी बखीरा है संत कबीर नगर में, सौज झील है मैनपुरी में, ये सही है। देन गंगा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा किनारे वाराणसी है, तो ये तो सबको पता है कि गंगा किनारे वाराणसी है। ठीक है, ये सही हो गया। देन अभी जब हमने ऊपर किया था तब देखा था कि जो गोरखपुर था वो राप्ती नदी के किनारे, ना कि कोसी नदी के किनारे। और जो कोसी नदी है वो नेपाल से आती है बिहार में, बिहार फिर गंगा में मिल जाती है। और यूपी तो, गोरखपुर तो यूपी का जिला है, तो लॉजिक से भी ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ये याद रख लीजिएगा कि गोमती जो है वो सुल्तानपुर से होती है, निकलती है। ठीक है, देन देवदरी और राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर में है, सोनभद्र में है, चंदौली में है कि कासगंज में है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाए चंदौली में। ये आपको याद कर लेना क्योंकि ये नया पहले पूछा नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल क्षेत्र है वो सबसे अधिक है? महानंदा का है, सोन का है, रामगंगा का है कि गंडक का है? तो दिए गए ऑप्शन में जो है वो सोन नदी का जो क्षेत्रफल है, मतलब जल ग्रहण क्षेत्र है, वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बिठूर गंगा के किनारे है, अभी हम पहले कर चुके हैं, ये सही है। गोरखपुर राप्ती के किनारे, सही है। देन अब जो है सी सई, जौनपुर, जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे था और सई नदी के किनारे था प्रतापगढ़। ठीक, तो यही सही सुमेलित नहीं है, कौशाम्बी यमुना के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? पश्चिमी क्षेत्र रहता है, पूर्वी क्षेत्र रहता है, मध्य क्षेत्र रहता है कि उत्तरी क्षेत्र रहता है? तो अगर आप देखेंगे कि जो बिहार से लगा हुआ इलाका है, यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र है वो बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित रहता है। देन अब जो है
मैचिंग के क्वेश्चन है, वही नदी और नगर, अयोध्या, सरयू। ठीक, देन फिर क्या क्या हमको पता है, मथुरा यमुना के किनारे, पता ही है सबको। ठीक, अब देखो इससे मिल गया है कि नहीं मिला, C1 और D3, C1 और D3, तो सिर्फ P ही ऐसा है जहाँ C1 और D3 है। बाकी आप कोशिश करिए कि आपको याद हो जाए। जैसे चित्रकूट जो है वो अपना मंदाकिनी नदी के किनारे, ये दूसरी मंदाकिनी है, वो वाली मंदाकिनी नहीं है जो जिससे गंगा बनती है। फिर जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। गोमती पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है। जौनपुर गोमती। देन उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो उस समय जो था वो सिर्फ ऊपरी गंगा था, अपर गंगा कैनाल, बट अब जो है सूर सरोवर भी है, सुरहा ताल नहीं है, और पार्वती अर्गा भी है, तो तीनों ही हो गए अब। ठीक है, अब कृषि एवं पशुपालन आ गया अपना। तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ स्थित है कृषि मतलब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, यूपी एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, तो वो स्थित है लखनऊ में। ठीक है, देन उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। 2016 में हुआ था कि 2017 में हुआ था, 18 में हुआ था या 19 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2017 में श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यूपी में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना हुई थी। फिर उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। भारत में गन्ना उत्पादन का हब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो सही है। दूध उत्पादन में सही है, चावल का वेस्ट बंगाल है, ये गलत है, पहला दूसरा सही है, डी। देन उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष में हुई। तो 2010 में हुई, 2014 में हुई या 2018 में हुई या 2020 में हुई। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 2014 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, देन आगे चलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ये ODOP है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इससे हाल ही के वर्षों में यूपी पीसीएस ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ये कोशिश करिएगा कि आपको तो 75 में 75 कोशिश करिएगा कि याद हो जाए, ना भी याद हो जाए तो एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि ये जो है वो किस एरिया के आसपास के क्षेत्र को कौन सा प्रोडक्ट दिया गया है। जैसे अगर बात करें तो लहसुन जो दिया गया है वो मैनपुरी को दिया गया है, A1। प्याज जो दिया गया है वो दिया गया है गाजीपुर को। मिर्च जो दी गई है वो दी गई है देवरिया, और हल्दी है अपना ललितपुर के पास। तो इस तरह से मिलाएंगे तो ऑप्शन A2 और B3, यानी कि A2 B3, ये सही हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्रफल में सर्वोत्तम है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है या हरियाणा है। तो इसका जो सही आंसर वो है अपना उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, अब इसमें प्रतिशत दिया गया है कहाँ से कितने प्रतिशत होती है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है। तो ये तो बहुत फैक्चुअल है। अब ये पूछा भी कहाँ गया, यूपी हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा जाना भी लाजमी है। तो 3 ग्राम है, 5 ग्राम है, 7 ग्राम है या 9 ग्राम है। तो क्या आंसर सही है, 5 ग्राम। देन उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है। तो जैसे कि अब आप सब लोग भी यूपी से हैं तो इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, हमको पता है कि यहाँ पे बीघा में नापा जाता है भूमि मापन। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। देन
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। बाकी सारे IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है। IVRI यानी कि इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इज्जतनगर बरेली। वेटेनरी मतलब पशुओं से रिलेटेड है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? झांसी में। तो ये भी सही स्थित है, यही गलत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है। देन फिर वही पूछा गया है UPCAR मतलब उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसमें से पूछा सुमेलित नहीं है, ये लखनऊ में है। हाँ तो ये तो लखनऊ में है ही है। फिर IARI मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है, ये भी सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में तो नहीं है, ये भी हमने देखा था, इज्जतनगर बरेली में है, बरेली में। फिर NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में। तो ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं था? कानपुर वाला, इज्जतनगर बरेली में है। पहला केचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है कौन सा है? इज्जतनगर बरेली है, पंतनगर है, कानपुर है या मेरठ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है इज्जतनगर बरेली में केचुआ बीज बैंक की स्थापना हो रही है। देन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो कहाँ का है? पूर्वी यूपी का है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, मध्य यूपी का है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो बी है। अब थोड़ा सा जो है अन्ना प्रथा के बारे में बता देते हैं। इसमें क्या है कि जो चैत मास के दौरान है, चैत बैसाख यानी कि उस समय जब हमारे यहाँ खेती को परती नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोग, ये लोग खेती फसल काटने के बाद खेत जब खाली हो जाते हैं वहाँ पे मतलब वहाँ के जो बुंदेलखंड के लोग हैं वो जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब खेत खाली होते हैं तो वो अपने जो न्यूट्रिएंट है वो रिकवर करते हैं, बट अब ये लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स को चरवा देते हैं, तो जो रिकवरी है वो बहुत स्लो हो जाती है। देन उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसके विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तो वो दी गई है उद्योग को दी गई है, कृषि को दी गई है, या ऊर्जा को दी गई है, या संचार को दी गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि को दी गई है। ठीक है। यूपी में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड अभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सेम बिहार में भी है, तो आपको अब ये याद कर लेना है कि कौन सा कहाँ से रिलेटेड था, किस मतलब पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड था, कहाँ का कौन सी पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो कहाँ है? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में? तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है वो कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है, तिलहनी यानी कि ऑयल सीड, कौन सी है? सूरजमुखी है, कुसुम है, राई या सरसों है, या अलसी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है राई। ठीक है। फिर इसमें से महत्वपूर्ण है तेल जिनसे निकलता है, तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। इसको क्या कहते हैं? येलो रिवॉल्यूशन। ऑयल सीड से रिलेटेड क्रांति को येलो रिवॉल्यूशन कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वाधिक उत्पादक है? आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है, या प्रतापगढ़ है? तो इसका जो आंसर है वो लखनऊ है। अब लखनऊ के आसपास एक क्षेत्र है मलिहाबाद, तो मलिहाबादी आम बहुत फेमस है, तो मलिहाबाद के आसपास जो एरिया है वहाँ पे एक कोई पद्मश्री जी हैं, कोई पद्मश्री मिला है, कोई मुझे नाम अभी नहीं पता, याद भी नहीं आ रहा मुझे। तो ये क्या करते हैं कि मतलब क्रॉस करवाते
दो वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस करवाते हैं। ऐसे करते करते इन्होंने बहुत सारी आम की जो वैरायटी है उसको डेवलप किया है। तो इसलिए इसका जो मतलब सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। देन उत्तर प्रदेश के राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य या बीज गुणन कार्य या उपयुक्त सभी। तो एक एक मुख्य उद्देश्य तो हो नहीं सकता, यानी कि सारे ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। फिर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो अगर मोटा मोटा भी जिसको पता है उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल की जो है वो बहुतायत रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा धान और गेहूं। उत्तर प्रदेश को भारत सरकार भारत का शक्कर का कटोरा कहते हैं, क्यों कहा जाता है? यहाँ सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है या गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा अभियान है? तो ये तो मतलब बेकार सा ही है, ये तो मतलब नहीं समझ आता। ठीक है, चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है या गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें से ये पहला और ठीक है, गन्ना उत्पादकों की संख्या भी सर्वाधिक है। देन अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है सी, यानी कि इन्होंने इसको भी लिया हुआ है। अब ये यूपी पीसीएस या अन्य पीसीएस की थोड़ा सा आप रिडंडेंसी भी कहेंगे कि शिक्षा गन्ना अभियांत्रिकी यानी कि गन्ना रिसर्च सेंटर है, तो यहाँ पे मतलब शक्कर का कटोरा कहते हैं। तो ये मतलब वैसे तो लॉजिक के हिसाब से तो नहीं देखा जा सकता है, बट इनके हिसाब से सही है तो फिर वो सही माना जाएगा। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है? वो है उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देन सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट में से कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। देखो ये तो गलत है, क्योंकि यूपी में पाए जाते हैं सर्वाधिक गाय बैल। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है और भारत में उत्तर प्रदेश में गाय के दूध के उत्पादक सबसे अधिक हैं। तो इसमें से जो है वो पहला यानी कि ये सही है ऑप्शन है, और जो चौथा है यानी कि भारत में उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा है। देखो इस समय तो ये सबसे बड़ा है, 2008 का तो मुझे नहीं पता, इस समय तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर भेड़ों की संख्या सर्वाधिक जो है वो बोल रहे हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में ना होकर ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बट जो भैंसों की संख्या है वो यूपी में है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है, प्रतापगढ़ है या रायबरेली है या सुल्तानपुर है? तो इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि प्रतापगढ़ में है। वो आंवले का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पता ही होगा कि जो राजा भैया है वो प्रतापगढ़ से रिलेटेड है। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं प्रतापगढ़ से आंवले को। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? ठीक है, तो मैंने कैसे याद किया है, रबी यानी कि जिस समय जब हम लोग ब्लैंकेट या कि हिंदी में बोलते हैं रजाई ओढ़ते हैं, तो ये ठंड में मतलब कि बारिश के दौरान बोई जाती है और ठंड भर रहती है और फिर ये होली के टाइम काट ली जाती है। तो खरीफ पूछ रहे हैं तो खरीफ मतलब होली के पहले काट ली जाती है। तो इसकी बुआई कब होगी? इसकी बुआई होगी एक मिनट। ठीक है, जून जुलाई के दौरान इसकी बुआई होती है, तो ये जून जुलाई हो जाएगा। और दीपावली के टाइम कटाई हो जाती है, मतलब यानी कि नवंबर के आसपास। ठीक है, और ये फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में इसकी होती है और मार्च अप्रैल टाइम इसकी रबी की कटाई हो जाती है। देन
उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक नहीं है। ठीक है, लखनऊ में नहीं है, झांसी में नहीं है, मुजफ्फरपुर में नहीं है, गोरखपुर में नहीं है। तो कहाँ नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फरपुर में तो है, लखनऊ में भी है, गोरखपुर में है, कहाँ नहीं है, झांसी में नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देन भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, तो बताया था कि वीट और राइस सिस्टम का उत्तर प्रदेश बड़ा उत्पादक है, तो खाद्यान्न का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। अब अगले वाले सेशंस में इसी तरह से हम जो बाकी बचे लगभग, और मतलब लगभग जैसे मैंने 19 पेज कवर कर लिए और हमें लगभग 100 पेजेस कवर करने हैं, तो आने वाले सेशंस में हम इन पेजेस को कवर करेंगे। और मतलब अब जब आप पूरे इन लेक्चर्स को देख लेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही चीज़ बार बार पूछी जा रही है, तो क्यों हम 200-250 पेज की जो है वो PDF रटें। इससे अच्छा है कि जो चीज़ पूछी जा चुकी है हम उसी को कर लें, क्योंकि जब क्वेश्चन यूपी या PCS में बनाए जाते हैं, या बिहार PCS की ही बात कर लें, तो जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं को रेफरेंस लेके बार बार उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, ना कि मतलब जो नई चीज़ें होती हैं वो ना के बराबर ही होती हैं। अगर नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कि PDF में भी नहीं होगी आपके। तो आप कोशिश यही करिए कि यही जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसी को आप बार बार कर लीजिए, ताकि जो हमारा काम है वो ईजिली हो जाए और श्योर शॉट हो जाए कि हम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।